हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इनोवेटिव स्टडी @माँ पाठशाला। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हम हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और हमने अभी हमारा जो एग्ज़ाम चल रहा था सीटेट, तो उसके लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट के लिए इन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर किया था। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे ओल्ड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमारा जो एनसीईआरटी का पोर्शन है, उन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है। जो हमारी जनरल अवेयरनेस के लिए है वो ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे बहुत काम आते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे आपका, जिससे जो है आपको बहुत लाभ हो। तो प्लीज़ आपके सजेशंस जो हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और किसी कारणवश जो है ये वीडियोस थोड़ा सा रुक गई थी, लेकिन फिर से हम शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपका सहयोग दीजिए और आप आपके सजेशंस जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। कक्षा 7वीं जो हमारी भूगोल है, हमारा पर्यावरण जो पुस्तक है, उसी का जो चैप्टर 7th चैप्टर है, मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार से ही कुछ क्वेश्चंस जो लिए हैं। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये है पहला प्रश्न। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, वहाँ भूमि उपजाऊ थी, या फिर इसके दोनों कारण हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इसके लिए दोनों कारण ही उत्तरदायी हैं। क्योंकि बस्तियों का जो विकास हुआ वो नदी घाटियों के पास हुआ, वहाँ पर क्या था? पर्याप्त जल की उपलब्धता और भूमि उपजाऊ थी। क्योंकि एक मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खाना और पानी पीने के लिए चाहिए, तो वहाँ जो उपजाऊ भूमि थी वहाँ पर वो फसल उगा सकते थे, और जो जल की उपलब्धता वहाँ फसल के लिए भी और मनुष्य के अन्य जो ज़रूरतें होती हैं पानी को लेकर, तो वो भी वहाँ पर पूरी हो जाती हैं। तो इसीलिए वहाँ पर इनका बस्तियों का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, किन के विकास के साथ मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई? जो एक विकास हुआ और उस विकास के साथ ही जो मानव बस्तियां थी, पहले कुछ लोग आकर बसे, फिर बहुत ज़्यादा संख्या में आकर बसने लगे, तो ये बस्तियां बड़ी होती गई। तो क्या कारण था उनका? व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, उपरोक्त सभी। किसके विकास के साथ? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी के द्वारा जो है इनका जो विकास होता है, तो मानव की जो बस्तियाँ होती हैं बड़ी होती हैं। हम अपने नगरों में देखते हैं, क्योंकि गाँवों में जो होता है वहाँ पर इन चीज़ों का जो रोल कम रहता है, लेकिन जो हमारे शहर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर बसावट जो होती है हमारी ज़्यादा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी बस्तियाँ, अस्थायी बस्तियाँ, यहाँ पर अस्थायी होगा, ऋतु प्रवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, तो वो कैसी बस्तियाँ होंगी? अस्थायी बस्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर हम इसका सही जवाब लिखेंगे अस्थायी बस्तियाँ। अगला प्रश्न है, घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर कैसी बस्तियों में रहते हैं? जो घने जंगल होते हैं, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान होते हैं, पर्वतों के जो निवासी होते हैं, तो वो कैसी बस्तियों में रहते हैं? यहाँ पर फिर से सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये अस्थाई होगा, ये स्थायी बस्तियाँ हैं, ये अस्थाई बस्तियाँ, ये जो ऑप्शन है हमारा अस्थाई बस्तियों का है। और ऋतु प्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अस्थायी बस्तियाँ होती हैं। यहाँ पर कैसी बस्तियाँ होती हैं? अस्थायी बस्तियाँ, जहाँ पर घने जंगल होते हैं, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान होते हैं, पर्वतों के निवासी अक्सर ऐसी बस्तियों में रहते हैं। कैसियों में? अस्थायी बस्तियों में। आगे बढ़ते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं क्या कहलाते हैं? जहाँ पर भवन और बस्तियाँ विकसित होती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ऋतु प्रवास, स्थायी बस्तियाँ, बसाव स्थान, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वह स्थान जहाँ पर भवन और बस्तियाँ विकसित होती हैं, तो क्या कहेंगे? बसाव स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे? बसाव स्थान। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशा कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर होगा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए? हमारे ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त जो उपयुक्त भूमि होती है हमारी, जैसे उपजाऊ मिट्टी होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारा जो आदर्श बसाव स्थान होता है वो कैसा होना चाहिए? वहाँ पर अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि तथा उपजाऊ मिट्टी भी होनी चाहिए। इन्हीं कारकों को मिलाकर हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? जैसे मौसम परिवर्तन के साथ कुछ लोग एक जगह से दूसरे जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उनको अपने अनुकूल मौसम मिल जाता है, लेकिन फिर जब मौसम चेंज हो जाता है वापस अपनी ही जगह पर चले जाते हैं। तो इस आवागमन को क्या कहेंगे? अस्थायी बस्तियाँ, स्थायी बस्तियाँ, अस्थायी बस्तियाँ, ऋतु प्रवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऋतु प्रवास। क्या होगा? ऋतु प्रवास जो है होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गाँवों की के जो लोग हैं किस प्रकार के कार्य करते हैं? गाँवों के लोग जो हैं किस प्रकार के कार्य करते हैं? कृषि, मत्स्य पालन, दस्तकारी एवं पशुपालन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी कार्य जो हैं गाँवों के लोग करते हैं। कृषि, मत्स्य पालन, जो दस्तकारी, पशुपालन, वानिकी, ये सभी कार्य कौन करते हैं? गाँवों में जो लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, सघन बस्तियों में घर किस प्रकार के बने होते हैं? जो सघन हमारी बस्तियां होती हैं, पास पास, दूर दूर, पास पास व दूर दूर दोनों ही क्षेत्र होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के हम घर बनाते हैं सघन बस्तियों में? सघन बस्तियों में घर जो होते हैं वो पास पास बने होते हैं, सघन होते हैं। एक जगह मतलब ज़्यादा जगह गैप नहीं होता है घरों में, पास पास सघन बस्तियां होती हैं। और जो हमारी दूसरे प्रकार की जो बस्तियां हैं वो अभी जानते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के जो घर हैं किस प्रकार के बने होते हैं? अगर सघन बस्तियों में पास पास होते हैं, संगठित होते हैं एक जगह पर, मतलब ज़्यादा घर होते हैं। और प्रकीर्ण जो हमारी बस्तियों में लोगों के घर कहाँ पर होते हैं? दूर दूर होते हैं, जो कि बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में जो फैले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकीर्ण बस्तियाँ। ठीक है, और जो प्रकीर्ण बस्तियाँ होती हैं वो कहाँ पर होती है? मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं हमारी, और घने जंगलों में। ठीक है, और अति विषम जलवायु जो होती है हमारी वहाँ पर होती है, घने जंगलों में। और जो हमारी जलवायु जो है अति विषम होती है, अनुकूल नहीं होती है, वहाँ पर प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं, दूर दूर घर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं? ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो प्रकीर्ण बस्तियाँ, कैसी बस्तियाँ हैं? प्रकीर्ण बस्तियाँ। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों की किस प्रकार की छत बनाई जाती है? जहाँ पर अत्यधिक जो बारिश होती है, समतल, ढाल वाली, समतल व ढाल वाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक जहाँ पर वर्षा होगी तो हम किस प्रकार की छत बनाएंगे? ढाल वाली। किस प्रकार की छत बनती है? ढाल वाली। अगला प्रश्न है हमारा, जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? जल का जब जमाव हो जाता है वहाँ पर घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं? प्लेटफॉर्म अथवा स्टील्ट पर, पेड़ों पर, पत्थर से बने चबूतरों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जो है वो घर है प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं, यानी कि स्टील्ट पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर पानी भर जाता है ज़्यादा। जैसे इस प्रकार जो है लकड़ी से स्टील्ट बनाकर इन पर ऊपर की तरफ जो है घर बनाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, गर्म जलवायु क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? जो हमारी गर्म जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घर किस प्रकार के बने होते हैं? मिट्टी की जो मोटी दीवार वाले, और जो है फूस की छत वाले, या फिर दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा दोनों प्रकार वाले। जो हमारी मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर होते हैं और फूस की जो छत होती हैं, दोनों होती हैं। तो हमारा इस प्रकार सही जवाब होगा दोनों।
अगला प्रश्न है हमारा, नगरीय क्षेत्रों में लोग किन कार्यों में लगे रहते हैं, जो किन कार्यों में कार्यरत होते हैं? निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र, ये सभी। हमने जाना था कि ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं वहाँ पर लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। लेकिन जो मतलब जो हमारे ज़मीनी तौर से जुड़े होते हैं तो वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में हो गए, तो नगरीय क्षेत्रों में ये सभी प्रकार के कार्यों में कार्यरत रहते हैं। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह किया जाता है जिस तरह तिब्बत में किसका प्रयोग किया जाता है? बैल का, खच्चर का, याक का, ऊंट का। तो इसका सही जवाब होगा जो दक्षिणी अमेरिका के जो एंडीज पर्वत होते हैं वहाँ पर लामा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, परिवहन के आधुनिक साधन किसकी बचत करते हैं? समय की, ऊर्जा की, या फिर दोनों की? इनमें से कोई नहीं। जो आधुनिक साधन हैं तो वो हमारी समय और ऊर्जा दोनों की ही वो बचत करते हैं। समय और ऊर्जा दोनों की वो बचत करते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किन 4 नगरों को आपस में जोड़ता है? ये प्रश्न जो है कई बार हमने देखा है और हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और दिल्ली, मुंबई, केरल, कोलकाता, मुंबई, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, पंजाब। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका सही जवाब है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, तो हमारे नक्शे में अगर हम अपना जो है मैप देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो हम अपने मैप में इसको कोरिलेट करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिवहन के कितने मुख्य साधन हैं? जो हमारे परिवहन के जो साधन हैं, मुख्य साधन कितने हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब होगा 4 जो हैं परिवहन के मुख्य साधन होते हैं। किन क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है? जो सड़कें हैं तो किन क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाई जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, नदीय क्षेत्रों में? तो इसका सही जवाब होगा जो है हमारा मैदानी क्षेत्रों में जो है सड़कों का जाल ज़्यादा बिछा होता है, क्योंकि वहाँ पर एक समतल जगह होती है तो सड़कें वहाँ पर ज़्यादा कारगर रहती हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं? जो हमारी भूमि के अंडरग्राउंड जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको क्या कहेंगे? सुरंग, सबवे या भूमिगत मार्ग? दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सबवे यानी कि भूमिगत मार्ग। अगला प्रश्न है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर चलती है? तो ये हमारी जगहें हैं। जाइनिंग से लहासा के बीच जो चलने वाली रेलगाड़ी है समुद्र तल से जो है हमारा समुद्र तल है कितने मीटर की ऊंचाई पर चलती हैं? 5,000 मीटर, 4,000 मीटर, 6,000 मीटर या फिर 7,000 मीटर? तो इसका सही जवाब है 4,000 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है रेलगाड़ी चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु जो है समुद्र तल से 5,072 मीटर है। 5,072 मीटर है। अगला प्रश्न है, किन की सहायता से रेल परिवहन के तीव्र विकास में योगदान मिलता है? यानी कि जो रेल परिवहन के तीव्र विकास जो होता है उसमें योगदान किससे हुआ है? वाष्प के इंजन की खोज से, औद्योगिक क्रांति से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो रेल परिवहन का जो तीव्र विकास हुआ है हमारा, इन दोनों कारणों से ही हमें योगदान मिला है। वाष्प का जो इंजन की खोज हुई है और औद्योगिक जो क्रांति आई है। अगला प्रश्न है, किस देश के रेल मार्गों का जाल एशिया में सबसे बड़ा है? तो एशिया में सबसे बड़ा जो रेल मार्गों का जाल है चीन का, भारत का,
पाकिस्तान का या फिर रूस का? तो इसका सही जवाब होगा भारत देश का। हमारे भारत देश का जो रेल मार्ग का जो जाल है वो एशिया में सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक दूरी में बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए कौन सा मार्ग सबसे सस्ता साधन है? जो है हमारा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, में अधिक दूरी में भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए कौन सा मार्ग सबसे सस्ता साधन है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। तो इसका सही जवाब होगा हमारा जल मार्ग। जो है अधिक दूरी व जो भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग ही सबसे सस्ता साधन है। तो इसका सही जवाब होगा जल मार्ग। जल मार्ग के मुख्यतः प्रकार कौन से हैं? अंतर्देशीय जल मार्ग, समुद्री मार्ग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोनों। जो हमारे अंतर्देशीय जल मार्ग हैं और समुद्री मार्ग हैं, दोनों ही मुख्यतः जलमार्ग के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग किस जलमार्ग के लिए होता है? जो हमारी नाव्य नदियां हैं, झीलें हैं, उनका प्रयोग कौन से जलमार्ग के लिए होता है? अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा अंतर्देशीय जलमार्ग। जो हमारे अंतर्देशीय, हमारे देश के अंदर ही जब हम जलमार्ग का यूज़ करते हैं तो वही इसको, जो हमारी नदियों, झीलों आदि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है? जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। जो हमारा प्रशांत महासागरीय तट है उस पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है और कहाँ से शुरू होता है? पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जाइनिंग से लहासा के बीच का रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा सही जवाब है इसका? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग किन से जुड़े होते हैं? जो हमारे समुद्री एवं महामार्गीय मार्ग का उपयोग हम क्या करते हैं? व्यापारीय माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। तो ये किन से जुड़े होते हैं मार्ग? जल मार्गों से, पत्तनों से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पत्तनों से। क्या है? पतन जो होते हैं हमारे, उनसे जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है, हमारे द्वारा मिलान किया जाना है इसमें। तो जो हमारे पतन हैं, ये इनके जो जगहें हैं, ये पतन हैं। इन पतनों का जो किस किस महाद्वीप में ये स्थित है हमें बताना है। सिंगापुर एवं मुंबई, तो ये है हमारा एशिया में। न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स जो है हमारा, न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स जो है हमारे उत्तर अमेरिका में। कहाँ पर है ये? उत्तर अमेरिका। तो इसका सही जवाब है उत्तर अमेरिका। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो हमारा दक्षिण अमेरिका। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में जो है रियो डी जेनेरियो है। और जो हमारा डरबन एवं केपटाउन है वो है हमारा अफ्रीका में। डरबन और केपटाउन जो पतन है वो है अफ्रीका में। सिडनी जो है हमारा, सिडनी जो है हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। और जो हमारा लंदन होगा वो होगा यूरोप। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखें। जो हमारा सिंगापुर और मुंबई है एशिया है, न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स है हमारा उत्तर अमेरिका है, रियो डी जेनेरियो हमारा दक्षिण अमेरिका में है, डरबन एवं केपटाउन जो है हमारा अफ्रीका में है, डरबन एवं केपटाउन। और ऑस्ट्रेलिया में जो है हमारा सिडनी है और जो लंदन है वो हमारे यूरोप में है। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मार्ग ईंधन की लागत अधिक होने के कारण सर्वाधिक महंगा साधन है? जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग? तो इसका सही जवाब होगा जो है ये हमारा है वायु मार्ग।
कौन सा मार्ग? वायु मार्ग जो है सबसे अधिक ईंधन की लागत के कारण जो है सबसे महंगा साधन है। कौन सा? वायु मार्ग। कौन सा मार्ग है हमारा? वायु मार्ग। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, वायु मार्ग से संबंधित विशेषताओं में सही कौन सी है? यह है या तैयार खराब मौसम जैसे कोहरे। एक मिनट, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर होगा हमारा यह यातायात, क्या नहीं, यहाँ क्या आना चाहिए? यातायात। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यह यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात एक ऐसा अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक जो है पहुंच सकता है। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसकी विशेषता ये दोनों ही हैं। जब खराब मौसम हो जाता है तो ये कुप्रभावित हो जाता है, और जो है जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, दुर्गम स्थानों पर, दुरूह स्थानों पर, सड़क मार्ग से या फिर जल मार्ग से या किसी भी मार्ग से, तो उस पर ये अकेला साधन पहुँच सकता है। तो इसका सही जवाब होगा दोनों। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है यातायात, हम यहाँ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, संचार का क्या अर्थ है? दूसरों तक वस्तुएं पहुँचाना, दूसरों तक सूचनाएं पहुँचाना, यात्रा करना, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा, संचार का अर्थ होता है हमारा दूसरों के पास जो है सूचना पहुंचाना, सूचनाएं पहुंचाना। जनसंपर्क माध्यम के साधन कौन से हैं? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सभी जो जनसंपर्क माध्यम है हमारा, तो इसके जो साधन हैं वो कौन कौन से हो गए? ये सभी हमारे जो हैं जनसंपर्क साधन हैं। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और ये सभी। तो अगला प्रश्न है हमारा, सैटेलाइट किन कार्यों में सहायक है? जो सैटेलाइट हम करते हैं वो किन कार्यों के लिए सहायक हैं? खनिज संपदा की जानकारी के लिए, मौसम पूर्वानुमान में, आपदा की पूर्व चेतावनी हमें मिल जाती है, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी कार्य जो है सैटेलाइट इन्हीं सभी कार्यों में सहायक होते हैं। किस माध्यम से हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं? जनसंपर्क माध्यम से, इंटरनेट माध्यम से, सेलुलर जो फ़ोन के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम इंटरनेट का यूज़ करके हम ये सभी कार्य घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो यही तक हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और आप इन वीडियोस से ज़रूर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। ये मेरी उम्मीद है कि आपको इनसे ज़रूर सहायता मिलेगी। और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आप ज़रूर सजेशन दीजिए। आपके कमेंट, आप अपने जो है सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।